हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। हमारे साथ हैं मंदार जी, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 22nd रैंक के साथ यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, तो हम आज इस सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को पूछते हैं जो बेसिकली आप ही लोगों ने पूछा है हमसे, और हम इंटर्न आपके बिहाफ पर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मंदार, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। यस। सो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो सिंपल सा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हमेशा मिथ लेके बैठते हैं कि ये एग्जाम पता नहीं पहले बार में इट इज पॉसिबल टू क्लियर इट और नॉट। और आप सबसे बेस्ट पर्सन हैं इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि आपने ये पूरा सिलसिला एक ही बार में क्लियर किया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था आज के लिए कि कुछ एमसीक्यूज होते हैं जब वो एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तो इट इज लाइक द लास्ट टू ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक तो वो सीख चुके हैं, और वो लास्ट दो ऑप्शन में फंस के रह जाते हैं। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि किसको ऑप्शन पे टिक करना है, एंड द लास्ट थिंग जो उसको टिक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत हो जाता है, ऐसा होता है। तो व्हाट कैन बी द करेक्ट सीक्वेंस कि हम कैसे इस चीज को एलिमिनेशन तक हम पहुंचे, और कैसे हम अपने लास्ट फाइनल आंसर को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टिक करके सही तरीके से बाहर निकले एग्जाम में। सर दो चीजें हैं इसमें। फर्स्टली इट्स अबाउट द प्रैक्टिस। मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत सुधर जाती है। और सर सेकंड चीज ये है कि हम कई बार बहुत इसमें फंस जाते हैं। जैसा कि अगर फैक्ट वर्सेस लॉजिक हो, तो हम चूज नहीं कर पाते कि हम फैक्ट के साथ जाए अब और या लॉजिक के साथ जाए। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है फैक्ट वर्सेस लॉजिक पे लॉजिक हमेशा हेवी रहना चाहिए। तो सेकंड इज अबाउट द इंट्यूशन। इंट्यूशन वर्सेस फैक्ट। समटाइम्स वी हैव अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन दैट मैंने कहीं तो भी पढ़ा है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। And sir, if I believe that if you are confident about your study, and so you can always go with the intuition, because I always go with the intuition when I had a strong gut feeling, और मेरा प्रीलिम का स्कोर भी काफी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है that strategy actually works. And सर यही चॉइसेस है। आप टेस्ट सॉल्व करते रहिए, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, और यूपीएससी के पेपर्स देखते रहिए। एक डिसीजन किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो एक पता चलता है उससे। ओके। ओके। तो अगला क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो आखिरी महीना होता है ना पढ़ाई का, द लास्ट मंथ ऑफ द प्रिपरेशन, ये एज वी ऑलरेडी नो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि चूंकि इस बार का जो टाइम है जो यूपीएससी 2020 रहेगा, इसमें द स्टूडेंट्स विल गेटिंग लाइक 14 or 15 months of current affairs. So the 14-15 months current affairs has to be covered in the last month, because अगर नहीं करते हैं तो फिर वो भूल जाएंगे। So how can one summarize all such things in a single month? वो लास्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर फर्स्टली मुझे लगता है कि अगर जो एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो उनके पास मई मंथ तक के तो करंट अफेयर्स रहे ही होंगे, क्योंकि देयर वाज अनसर्टेनिटी अबाउट द डेट। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपको लगभग 4 महीने के करंट अफेयर्स नए करने हैं। और राइट। कैसे समराइज करें लास्ट मंथ में। तो फर्स्टली आपने अगर अगर नोट्स निकाले हो उस करंट अफेयर्स के, तो यू जस्ट हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बिकॉज इट इज द की। अगर आपने नहीं निकाले हो तो मुझे लगता है कंपाइलेशंस बहुत आती है। सुमित सर के ऑनलाइन कंपाइलेशन वीडियोस है, एस्पिरेंट्स वो देख सकते हैं, और सुमित सर की पीपीटीज भी है, उसको भी रेफर कर सकते हैं। फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा लीजिए, और उन्होंने अभी तो बहुत से एडिशन आए भी होंगी 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स की, तो सबको रिवाइज करते रहिए। और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नए करंट अफेयर्स से हार्डली 2-3-4 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी तो आपके स्टैटिक में से आने वाला है। तो ज्यादा उसका प्रेशर मत लीजिए, बस रिवाइज करते रहिए। ओके। ओके, थैंक यू मंदार। यहाँ पर अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर प्रीलिम्स जिनका क्लियर हो जाता है, तो एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए ट्रबल बन के रहता है, वो है हिस्ट्री। क्योंकि अपने आप में हिस्ट्री केवल एक हिस्ट्री नहीं है, उसके अंदर आपका एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे, और कहीं कहीं आर्ट एंड कल्चर भी अटैच हो जाता है। तो इतने बड़े वास्ट सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाए फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल?
सर हम सब्जेक्ट वाइज रहते हैं, मैं उसको आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में ब्रेक डाउन करूंगा। ओके। Art and culture, from a film's point of view, according to me it has a very low cost benefit ratio. तो आप अगर पीएचडी करने बैठेंगे आर्ट एंड कल्चर पे, so that will be not very effective strategy. So I will suggest that 11th की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी लीजिए, और उसको पूरा पढ़ लीजिए. It will helpful in prelims as well as in the mains because it gives you the facts. और मेंस में भी सर काफी बार आर्ट एंड कल्चर के फैक्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं. जैसे इस बार आया था कि किसी तो भाई ग्रीको रोमन आर्ट का इन्फ्लुएंस बता दीजिए, बिल्कुल। तो दैट विल बी देयर फॉर आर्ट एंड कल्चर. तो एंशियंट एंड मिडिवल से जो प्रिलिमिनरी है वो मिडिवल तो इस बार काफी सरप्राइजिंग था, काफी एस्पिरेंट्स ने पढ़ा भी नहीं था. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी थी उनका बहुत अच्छे से कट ऑफ, बहुत अच्छे से एक एज मिल गया उनको. मिडिवल वहां से पढ़ लीजिए. एंशियंट का भी कहूंगा कि एक ओल्ड एनसीईआरटी है, वो वहाँ काफी अच्छे से समराइज किया हुआ है, वहां से पढ़ लीजिए. और वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने अगर गैदर कर ली, तो मुझे लगता है कि मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं एंशियंट और मिडिवल से काफी एनालिटिकल होते हैं. तो अगर आप फैक्ट्स प्रोड्यूस ना भी कर पाए तो एक एनालिसिस लिख दीजिए. एनालिसिस को यूपीएससी अप्रिशिएट करती है और काफी अच्छे मार्क्स की. और सर मॉडर्न अगर हिस्ट्री का हम लिए तो मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री इज द वन सब्जेक्ट कि जहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट सेम है. because the history in the means it requires factual knowledge and it requires factual references in your answers. and prelim का तो सबको पता ही है कि factual ही आता है हिस्ट्री का. और कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कभी ना स्पेक्ट्रम ने देखा है ना बिपिन चंद्रा ने देखा है, तो उन क्वेश्चन का आप ज्यादा लोड ना लीजिए. आप लॉजिक यूज किए और मेंस में सर जो फैक्ट्स है उनको थोड़ा सा एनालिटिकल फॉर्म में आईबीसी, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में थोड़ा सा अच्छा अरेंज कर दीजिए. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके मंदार, अब एक और स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है जीएस पेपर 4. तो हमेशा हमने बहुत सारे टॉपर से सुना हुआ है कि भाई जीएस पेपर 4 जो है वो इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और बहुत स्कोरिंग हैं, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर जीएस पेपर्स. बट नो वन यूज टू टेल कि एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी कैसे है इसकी. तो आपका क्या कहना है कि जीएस पेपर 4 जो है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो एक टारगेट होता है, हमारा गोल होता है कि हाँ हमें मेंस में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मार्क्स चाहिए होगा, वो हम क्लियर कर सकें जीएस पेपर 4 की मदद से. सर जैसा आपने कहा कि नो वन टेल्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर GS4, आई थिंक दैट इट इज द वेरी ब्यूटी ऑफ GS4 बिकॉज एथिक्स इज वेरी सब्जेक्टिव. आपका एथिक्स आपको एक लग रहा है, मेरा दूसरा व्यू पॉइंट है. सो एथिक्स का वही होता है कि भगवान भरोसे है थोड़ा सा कि यूपीएससी ना जाने किस पे मार्क देती है. ये तो किसी टॉपर ने भी अभी डिसिफर नहीं किया है कि मार्किंग पैटर्न कैसा है एथिक्स का. तो सर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपका कंटेंट तो स्ट्रांग होना चाहिए. बिकॉज सर मेनी टाइम्स देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट एथिक्स डू नॉट रिक्वायर कंटेंट. So it do requires content because content finishes your answer very well. It gives a very midas touch to your answers and आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं theoretically. तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए और उसमें से अपने नोट्स बनाइए, सिलेबस कॉपी के कीवर्ड से उसका डेफिनेशन अगर चाहिए तो रट लीजिए, उसके दो चार अच्छे एग्जांपल्स देख लीजिए और एक इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन तो काफी स्टैंडर्ड ही आते हैं. सर मैंने एक चीज डिसाइड किया हुआ है GS4 में कि थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है इसका एथिक्स का, वो उसमें से क्वेश्चन जो आता है उनके स्टैंडर्ड्स और उनके टाइप्स बहुत ही सिमिलर होते हैं. जैसे कि एक आध क्वेश्चन दे लेंगे कि एक आध कोड दे लेंगे कि बताओ भाई इसका क्या अर्थ होता है. दूसरा एक पैटर्न है कि एक बहुत ही ऐसा वेग आइडिया दे देंगे कि क्वालिटीज ऑफ पब्लिक लाइफ, उस पे आंसर लिखो. और एक क्वेश्चन होते हैं कि बहुत ही टेक्निकल होते हैं कि हाउ इज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इम्पेडिमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI. तो सर इस क्वेश्चंस के ना पैटर्न बना लीजिए. जो कोर्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप एक टेम्पलेट बना लीजिए, 2 टेम्पलेट बना लीजिए, 3 क्वेश्चन आते हैं और वह उसमें से सिर्फ कंटेंट भरिए, स्ट्रक्चर जो आपका रेडी है. जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके लिए फैक्चुअल नॉलेज कीजिए, सिटीजन चार्टर थोड़ा देख लीजिए,
ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थोड़े 2-4 फैमिलीज के नाम देख लीजिए, और जो पहले वाले है पब्लिक लाइफ और ऐसे वेग टाइप के थोड़े क्वेश्चन होते हैं, तो क्राउड से थोड़ा स्टैंड अलग लीजिए। लाइक द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक लाइफ, एवरीबॉडी इज गोइंग टू राइट ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, आप थोड़ा सा अलग लीजिए। क्या लव बिटवीन द पर्सन्स, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म, थोड़ा सा ऐसा एज जिसपे आपको मिल जाए, थोड़ा सा ऐसे हटके थोड़ा सोचिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव ज्यादा है इथिक्स, इसलिए स्कोरिंग के चांसेस भी बहुत अलग है। और केस स्टडीज का मायना है तो केस स्टडीज के भी टेम्पलेट बना लीजिए, और थोड़े से अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ईयर बाय ईयर यूपीएससी इज चेंजिंग द पैटर्न्स, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइज। ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो मंदार, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं ना आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, बट स्टिल यू हैव ऑप्टेड फॉर द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसा रहा कि एक तो सिलेक्शन का प्रोसीजर, बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें इनको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, या फिर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कौन सा पिक कर लें जो हमारे लिए बेस्ट हो जाए। बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, कुछ सिविल इंजीनियर होंगे, कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, लेकिन दे ऑल हैव द सेम डिलेमा। उनको, उनके लिए सारी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट। तो उस केस में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करना चाहिए ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, एक थोड़ा सा आप उसके लिए थोड़ा सा हमें बताएं। और साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी का क्या स्कोप रहा है इस पूरे एग्जाम में आपके प्रिपरेशन में, एक बार उसको भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। सर पहले तो मैं सिलेक्शन बता देता हूँ कि क्यों एंथ्रोपोलॉजी। एक इंटरव्यू वाला आंसर नहीं दूंगा स्टैंडर्ड टाइप की, अरे एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल इज बिल्कुल, वेरी वो चाहिए गुड ही टू नहीं। लर्न। सर फर्स्टली एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है साल बाय साल, इसलिए मैं एस्पिरेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन विच यू हैव टू हैव एन एज ओवर योर अपोनेंट्स। सो स्कोरिंग का एक ध्यान में रखिए, ये पहला पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस देखिए आप। एंथ्रोपोलॉजी and it can be covered period of time as compared to other options, वो भी है। और सर तीसरा कि रिसोर्सेस इतने अवेलेबल है एंथ्रो पे, सो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। और जो एस्पिरेंट्स है जिनको आंसर राइटिंग का एक थोड़ा सा डर रहता है और वो करना नहीं चाहता, तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हाँ जी, कंटेंट हाँ जी। मैटर्स अ लॉट इन एंथ्रोपोलॉजी रादर देन एनालिसिस। सो वो भी एक ध्यान में रखिए। और सर दूसरा है कि लॉजी का अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 2 या पेपर 1 में आप में आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है उसमें से पकड़। इंजीनियर्स की स्ट्रेंथ पेपर 2 में होती है, क्योंकि पेपर पेपर 1 में हमें जेनेटिक्स बहुत डराता है, एंथ्रोपोलॉजी बहुत डराती है पेपर 1 में हमें। तो डॉक्टर्स के लिए पेपर 1 इजी होता है, क्योंकि उनके लिए तो वो जी जी राइट हैंड लेफ्ट हैंड स्केल। सो अपने हिसाब से आप अपना स्ट्रेंथ चूज कीजिए। मुझे लगता है कि पेपर 2 बहुत ही स्कोरिंग है, और बहुत ही एम्पल ऑफ रिसोर्सेज पेपर 2 के लिए अवेलेबल है। अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत सारे थिंकर्स कोट कीजिए, बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंप्रेशन दैट you have read a very wide spectrum of knowledge in the subject। थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट देखो कि अगर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिख रहे हैं तो प्रोफेसर डाल लीजिए, डॉक्टर डाल लीजिए। वॉज अ वेरी गुड नेचर। एंड कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ऐसे ही फॉर्मेट में लिख लीजिए। और एक और चीज है कि ऑप्शनल में थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न, थोड़ा सा पॉइंट फॉर्मेट अवॉइड ही कीजिए। अगर पैराग्राफ में लिख सके तो इट गिव्स अ वेरी फाइन टच टू योर आंसर्स। तो ये सारी चीजें हैं। और पेपर 1 के लिए है कि फैक्चुअल है, थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा रट्टा मारने की भी प्रैक्टिस कीजिए। और या ओके ओके दैट ओके इज द ओके बेसिक प्लान फॉर। ओके। मंदार, अच्छा ये जो अभी कोविड-19 का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो यहाँ पर यूजुअली ऐसा देखा गया है कि द सोर्स ऑफ मोटिवेशन या फिर जो इंस्पिरेशन है वो इस सिचुएशन के अनसर्टेनिटी की वजह से कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हाउ यू विल गाइड द यंग एस्पिरेंट्स कि वो कैसे इन सभी सिचुएशन में एक वॉरियर जैसे फाइट करते रहें, और साथ ही साथ वो आगे आने वाले एग्जाम्स में एज अ विनर वो सामने आए।
सब पैंडेमिक एक ऐसी चीज आ गई है कि उसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो उसमें से एक्सेप्शन है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है सर कि फ्यूचर ऑल इंडिया रैंक और फ्यूचर एक एक स्टूडेंट जिसका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने वाला है, उन दोनों को पैंडेमिक ने अफेक्ट किया है। अब सिर्फ डिफरेंस उतना रहेगा कि कौन इसमें से स्ट्रॉन्गर इमर्ज होके आता है। तो मेरा एडवाइस एस्पिरेंट्स के लिए होगा कि डू नॉट गेट बॉक्ड डाउन बाय द uncertainties which are around you. Concentrate on your studies. Do not wander around what will happen if prelims will be there on 4th October or not. Do not engage in any participation in your discussions like how will be the logistical arrangements for the prelims. It's none of your concern. Let the UPSC handle it. Let the commission handle it. You focus on your prelims. अच्छे से पेपर सॉल्व कीजिए, और अगर मोटिवेशन चाहिए तो थोड़ा टॉपर्स लोगों को देख लीजिए कि कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा अपने माता पिताजी के साथ बात कर लीजिए। माँ बाप एक ऐसे रिफ्यूज है कि आपको कहीं से भी वो निकाल सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है। तो घबराइए नहीं और स्टडी करते रहिए। ओके, इसके बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर जब हम पहुंचते हैं इस पूरे एग्जाम के, तो हमें मिलता है इंटरव्यू। इंटरव्यू ऐसा होता है कि हमेशा एक डिफरेंट प्लेइंग फील्ड है वो, कि वहां पर एक अलग स्किल सेट चाहिए। बाकी जगहों पर हमने हमेशा से प्रैक्टिस किया होता है कि हम लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट दे देते हैं। इंटरव्यू की तैयारी यूजुअली कैंडिडेट्स तब करते हैं जब उनका मेंस क्लियर हो जाता है। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, या फिर उनको फ्रॉम द डे वन इसको स्टार्ट कर देना चाहिए? और करना कैसे चाहिए एग्जैक्टली कि इंटरव्यू की तैयारी अगर वो ये सोचते हैं कि इस बार का 2021 वाला यूपीएससी मुझे क्लियर करना है एनी हाउ, तो उस चीज के लिए इंटरव्यू क्या रोल प्ले करता है और उनको कैसे टैकल करना है कि उसकी शुरुआत कब से कर देनी है? क्या एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए उसकी शुरुआत होने का? इंटरव्यू को कैसे फेस करना चाहिए? सर एक बहुत ही सही मुद्दा पकड़ा है आपने कि क्योंकि बच्चे या स्टूडेंट्स ऐसे मान लेते हैं कि 3 महीने में अपनी पर्सनालिटी को एक मुखौटा बना के पेश कर देंगे और 206 नंबर ले आएंगे, बट इट डज नॉट हैपन यूजुअली। कई बार हो भी जाता है। yes, yes. तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एंड यूपीएससी के हर पड़ाव में सर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती ही रहती है। प्रीलिम्स में आपका मेंटल टफनेस और अपना कैलिबर चेक होता है कि यू हैव टू टेक वेरी 100 कॉन्शियस डिसीजंस इन 120 मिनट्स। yes, yes. तो वो प्रैक्टिस होती है। मेंस में आपका फिजिकल फिटनेस एज वेल एज आपका इंड्योरेंस देखा जाता है कि 3 घंटे ऐसे 2 दिन ऐसे 4 स्लॉट्स करके आप कितना बैठ सकते हैं, आपका कितना एनालिसिस दे सकते हैं। और सर इंटरव्यू प्रिपरेशन में एक खूबसूरती ये है कि खुद को जानने का मौका मिलता है कि अरे मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, और उस पे से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देना चाहिए। तो एस्पिरेंट्स यही एक चीज साथ में लेके चले कि कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी में बिल्डअप करे, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। मेरा फाइनल इंटरव्यू में बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मोमेंट्स आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हाउ AR22, बिकॉज इंटरव्यू तो मुझे लग ही गया था, तो ये तो बेकार ही हो गया है बिल्कुल भी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस वो जज करते हैं आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। जैसे आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट तो बहुत ही गलत वर्ड है, जैसे आप क्वेश्चन को फेस करते हैं, जैसे आप एनालिसिस करते हैं, तो वो एनालिटिकल एबिलिटीज आप बिल्ड कीजिए, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ओके ओके ओके, आई गेट दिस। मंदार, अच्छा ये अब एक और क्वेश्चन आता है कि ओनली आईएएस ने आपके इस पूरे प्रिपरेशन, इस पूरे जर्नी में कैसे हेल्प किया? सर मतलब अगर प्रीलिम्स बोले तो करंट अफेयर्स तो मेरा ओनली आईएएस पे ही था कि सूर्यमित सर की कंपाइलेशन वीडियोस जो थी, डिटेल्ड नोट्स है मेरे पास अभी भी उन वीडियोस के। तो प्रीलिम्स में तो बहुत ही हेल्प किया है। एडिटोरियल एनालिसिस में डेली देखता था, मेरे मेंस तक देखता था। क्योंकि कई बार पेपर पढ़ना बहुत ही एक बोरिंग टास्क हो जाता है, तो सुमित सर की आवाज ही सुन के, मतलब एडिटोरियल का जो एनालिसिस होता है वो इट्स वेरी वेरी गुड एक्चुअली। आई विल रिकमेंड, स्ट्रांगली रिकमेंड टू एस्पिरेंट्स फॉर दैट। एंड सर ओनली इसका और एक रहा है कि मेरे इंटरव्यू प्रोसेस में भी, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि मैंने सिर्फ डैफ मेरा मेल कर दिया था, और सुमित सर ने खुद कॉल करके मुझे क्वेश्चंस बताए थे कि कौन से एरिया में से क्वेश्चन आएंगे।
एक मैम भी थी जिनके साथ मेरा ओनली आईएएस पे डेप्थ डिस्कशन हुआ था। तो एक जो अपनापन ओनली आईएएस पे लगता है, तो इट गिव्स अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंस इन फेसिंग द इंटरव्यूज स्पेशली। तो मेरे हर स्टेज पर ओनली आईएएस का बहुत ही एक अच्छा योगदान है। तो आई विल थैंक सुमित सर स्पेशली, I will thank whole Only Ice team for their continuous support and encouragement. ओके, थैंक यू सो मच मंदार फॉर दिस। एट लास्ट एक आखिरी क्वेश्चन बस, कि अगर आगे आने वाले इस पूरे जनरेशन को, जो कि यूपीएससी की एक नई जनरेशन 2020-21 के लिए प्रिपेयर कर रही है, उनको आप मोटिवेट रखने के लिए पूरे साल भर कोई अगर मैसेज देना चाहते हो तो डेफिनेटली प्लीज आप एक बार उनको एड्रेस करने की कोशिश करो कि कैसे इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कभी छूटनी ही नहीं चाहिए। सर मैं यही कहूँगा कि भाइयों और बहनों कि अपना गोल फिक्स रखिए, क्योंकि अगर आपको गोल पोस्ट ही पता नहीं है तो कहीं भी आप पैर मार लो, कहीं भी आप बॉल मार लो, गोल तो होने वाला नहीं है। तो एग्जैक्टली। आपके गोल्स फिक्स कीजिए। दूसरा है कि हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी रखिए, क्योंकि वी ऑलवेज से दैट यूपीएससी इज अबाउट द स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क इज सप्लीमेंट टू हार्ड वर्क, इट इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क करने की इच्छा होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। सर यस। तीसरा है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, because prelims, mains and interview, it's a very long process and UPSC requires you to be consistent. So ऐसा नहीं है कि एक दिन भाई 15 घंटे पढ़ लिया और एक दिन भाई आज तो मूड ही नहीं है चलो पिक्चर देख लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ओके। आपके हॉलीडेज भी प्लान कीजिए। सो कंसिस्टेंट रहिए और बॉक डाउन मत होइए। मेंटल बहुत सी मोमेंट्स आते हैं कि जहाँ पे डिप्रेशन हैवी हो जाता है, तो अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स याद कीजिए। यही बिल्कुल। कहना चाहूंगा और सबको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। ओके, थैंक यू मंदार। तो इस सेशन को मंदार यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ओनली आइस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हार्डिएस्ट थैंक यू वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन मच फ्रॉम सर। द होल ओनली आइस टीम टू यू। सो मंदार इसको थैंक यू सर, थैंक यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू मंदार।